स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट टाइप, सर्कल बेस। सर्कल बेस की हम लोग बेसिक्स आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। किस तरीके से, क्या अप्रोच से हमें सर्कल बेस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने चाहिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सेशन को आपको कंप्लीट देखना है, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये जो चारों क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे आपकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे आपके हाई लेवल के क्वेश्चन। तो पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। एंड आई होप सो कि जो रो बेस वाला जो पजल था वो आप लोगों ने उनके बेसिक्स देख लिए होंगे। एंड अब हम कर रहे हैं यहाँ पर सर्कल बेस्ड के जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं उनको सॉल्व। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का। अब सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको रो बेस वाले पजल में बताया था कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, मान लीजिए कि नॉर्थ साइड की तरफ आपका फेस है, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट की तरफ होगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। सेम अगर आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, ये आपका फेस है ईस्ट की तरफ, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका नॉर्थ की तरफ होगा और राइट हैंड जो है वो आपका साउथ की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर वाले टाइप में भी। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग सेंटर। अब बेसिक में भी ये आपका पहला पार्ट है जिसमें सभी ने किस तरह फेस किया हुआ है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि P इज बिटवीन T एंड S और आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप करना चाहते हो क्वेश्चन को तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। मैं आपको इसका बिल्कुल तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको सर्कल बेस आते ही आपको एक सर्कल बना लेना है, लाइक इस तरीके से। और एक और मैं सर्कल बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा दो कंडीशन लेके चलता हूँ। कभी भी अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं हमेशा दो कंडीशन रखता हूँ, ताकि अगर एक कंडीशन गलत हो जाए तो सेकंड वाली कंडीशन पे स्विच करने में बिल्कुल भी समय ना लगे। अब टोटल कितने पर्सन है देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पर्सन है। तो देखो 7 पर्सन बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 होते तो मैं 8 यहां पे बना देता। सेम आपको सेकंड वाली कंडीशन के लिए बना लेने हैं। अभी देखिए, मैंने इनके फेस की डायरेक्शन नहीं की है। अभी मुझे नहीं पता कि इनका फेस किस तरफ होने वाला है, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन को रीड किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल आर फेसिंग सेंटर, ये लिखा हुआ है ऑल आर फेसिंग सेंटर। तो मैं कह सकता हूं कि इन सभी का जो फेस है वो किस तरफ होगा, इनसाइड फेस होगा। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा एरो बना सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे कि इन सबका फेस किस तरफ है, इनसाइड फेस की तरफ है। और अगर बाहर की तरफ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ लगा देंगे। लाइक अगर किसी का बाहर की तरफ है तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे कि उसका फेस जो है वो बाहर की तरफ होने वाला है। लेकिन सभी का फेस इनसाइड है तो इसका भी फेस किस तरफ कर देंगे, इनसाइड कर देंगे। ओके, ये आपके 7% जो है वो आपको अरेंज करने। अब आपका जो पजल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, P इज बिटवीन T एंड S। अब देखो यहां से क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ना तो P लिखा हुआ है, ना T है और ना S है। तो वी आर नॉट श्योर कि कहाँ पे P आने वाला है, लेकिन हमें स्टार्ट करना है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ यह है कि P जो है वो T और S के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। तो लाइक मैं मान लेता हूँ कि P मेरा यहाँ पे, दोनों कंडीशन पे P को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, दो कंडीशन मैंने क्यों बनाई है, देखो फर्स्ट लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने मान लिया कि P यहाँ पे बैठा है, लेकिन P किसके बीच में बैठा है, T और S के बीच में बैठा है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि P के लेफ्ट में T हो जाएगा और राइट में S हो जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि P के लेफ्ट में S हो जाएगा और P के राइट में T हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन बन सकती हैं, तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी यहाँ पे। तो मैंने दोनों को बना लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसलिए मैंने दो यहाँ पे कंडीशन ली है। उसके बाद में बोला ये गया है कि U इज बिटवीन Q एंड V। U जो है वो Q और V के बीच में है। तो दो कंडीशन इसके लिए भी बनेंगी, तो V हो सकता है यहाँ पे हो और Q हो सकता है कि यहाँ पे हो। दोनों कंडीशन आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर हम डायग्राम में अब आएंगे तो ना तो हमारे पास Q है, ना हमारे पास U है और ना ही हमारे पास V है। तो तीनों में से कोई भी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे नहीं है, ना लिखी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वी आर नॉट श्योर कि ये कहाँ पे आने वाला है, तो इस बार हम इसको नहीं लिख सकते। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने P को अरेंज कर लिया था, लेकिन अब U को हम डायरेक्टली अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, जैसे ही मुझे श्योर हो जाऊंगा मैं इसमें पुट कर दूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब देखो ये वाला डाटा से आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T।
तो देखो एक कंडीशन पे टी देखो यहाँ पे नजर आ रहा है और इसका जो टी का फेस है वो किस तरफ है, इनसाइड फेस है। तो राइट साइड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ आप जाओगे अगर राइट की बात कर रहा है तो ओके, क्योंकि फेस अगर इनसाइड है तो राइट साइड इसका यहीं पे होगा इस तरफ। तो क्यू जो है वो सेकंड बैठा है टी के राइट में, तो टी के राइट में सेकंड देखो एक पोजीशन यहाँ पे छोड़ दो और क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से अगर आप इस वाली कंडीशन पे देखोगे तो टी यहाँ पे लिखा हुआ है टी के राइट में, मतलब इस तरफ आपको आना है, लेकिन टी के राइट में जब आप आओगे सेकंड तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एस लिखा हुआ है तो आप क्यू नहीं लिख पाओगे, और अगर क्यू नहीं लिख पाओगे तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब आगे भी क्वेश्चन को कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको मैं हटा दूं, अब किसी काम की नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो ये एक्स्ट्रा। ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी हुई थी, Q और V का रिलेशन दिया हुआ था एक, कि Q और V के बीच में कौन बैठा है, U बैठा है। तो अगर Q मेरा यहाँ पे है और Q और V के बीच में मुझे U को बैठाना है, तो अगर मैं U को यहाँ पे बैठा देता हूँ तो इस तरफ तो T है तो V नहीं लिख पाऊंगा मैं, इसका मतलब U मेरा यहाँ पे आ जाएगा और V मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो V और U इन दोनों के बीच में U आ गया, यानी कि ये वाली जो कंडीशन हमको दी हुई थी ये हमने यहाँ पे फुलफिल कर ली है। ओके, अब एक पोजीशन खाली रह गई, तो आप देख लो किसको नहीं लिखा आपने। आपने पी को लिख दिया, पी को हटा दो, क्यू को भी लिख दिया है, आपने आर को नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर, और आपका जो कंप्लीट है वो आंसर आ चुका है। ये बिल्कुल बेसिक सा था, एक लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ और अब हम लोग सिर्फ इनसाइड नहीं आउटसाइड फेस के भी क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं, एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वो इसी ऑर्डर में नहीं बैठे। अब यहाँ पे लिखा गया है कि सम ऑफ देम पीपल आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम फेस आउटसाइड, कुछ लोगों का फेस तो इनसाइड है और कुछ लोगों का फेस आउटसाइड है। अब कितने इनसाइड है कितने आउटसाइड है हमें नहीं पता है, सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि कुछ लोगों का जो फेस है वो तो इनसाइड है और कुछ लोगों का जो फेस है वो आउटसाइड है, और यहां से आपका जो पजल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे करेंगे इसको भी, सेम अप्रोच हम इसके लिए भी लगाएंगे, बहुत ज्यादा इसके लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, दो यहाँ पर सर्कल बनाओगे, फिर से दो मैंने सर्कल बना दिया फिर से यहाँ पे, क्योंकि मुझे दो कंडीशन बनानी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8 पर्सन है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके टोटल पर्सन हो गए हैं। अब आपको जो क्वेश्चन बोला गया है वो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम लोग यहाँ से इस डाटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे एक लीड हमें मिल जाए और वो हम डायग्राम में यहाँ पे पुट कर पाए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें कुछ लोगों का फेस इनसाइड है, कुछ लोगों का फेस आउटसाइड है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन सबका फेस मैंने बना लिया था, लेकिन इस बार कौन इनसाइड फेस करने वाला है कौन आउटसाइड फेस करने वाला है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो इनके फेस इस बार हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किसने इनसाइड फेस किया और किसने आउटसाइड फेस किया। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी फेसेस आउटसाइड, बी जो है वो आउटसाइड फेस करता है। अब बी को आप कहीं पे भी बिठा लो और उसका फेस किस तरफ कर सकते हो, आप आउटसाइड कर सकते हो। लाइक अगर मैं बी को यहाँ पे बिठा देता हूँ तो इसका फेस मुझे आउटसाइड करना पड़ेगा, और एक सेकंड कंडीशन के लिए भी मैंने बी को यहाँ पे बिठा लिया और आउटसाइड मैंने फेस कर लिया। अब बी का फेस श्योर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है वो बी के लेफ्ट में सेकंड बैठता है, डी जो है वो बी के लेफ्ट में। अब देखो बी का फेस यहाँ पे देखो, आप बी का फेस आपको साउथ की तरफ इस तरीके से नजर आ रहा है, तो बी का लेफ्ट किस तरफ होगा, बी का लेफ्ट इस तरफ आप जाओगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो डी जो है वो सेकंड बैठता है लेफ्ट में किसके, बी के, तो यहाँ पे आप लिख दोगे डी, और इस तरफ भी यहाँ पे क्या लिख दोगे, डी। लेकिन डी का फेस इनसाइड होगा या डी का फेस आउटसाइड होगा ये भी हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको भी यहीं पे रख लो आप, फेस मत बनाओ इसके साथ में आप। फिर लिखा हुआ है कि ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, ए और एफ जो है वो डी के इमीडिएट नेबर्स है। ओके, तो देखो दोनों कंडीशन अभी तक जो बनी है वो सेम है दोनों के। ओके, इसमें कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन अब आपको फर्क देखने को जरूर मिल जाएगा कि ए और एफ को जो है वो नेबर बनाना है डी का। तो हो सकता है कि ए यहाँ पे हो और एफ यहाँ पे हो, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एफ यहाँ पे हो और ए यहाँ पे हो। दोनों के दोनों कंडीशन हमारे काम में आ गई है। अब दोनों कंडीशन आपकी अलग अलग हो गई है, अब आप देख सकते हो, लेकिन फेस तो अभी भी किसी का नहीं पता आपको बी के अलावा, तो किसी का फेस मत बनाओ। आगे रीड करो, एच
जो है H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A, H जो है वो A के राइट में सेकंड बैठता है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, A के राइट में सेकंड। अब देखो सबसे पहले वाली कंडीशन पे तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैंने A का फेस आउटसाइड कर दिया, A के फेस को मैंने आउटसाइड कर दिया इस तरीके से, तो A के राइट में सेकंड, तो A के राइट में सेकंड अगर आप जाओगे तो देखो A यहाँ पे फेस किया हुआ है, इसके राइट में सेकंड, तो ऑलरेडी यहाँ पे F लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो H वैसे भी नहीं आ सकता। तो A का जो फेस है वो आप आउटसाइड नहीं कर सकते। ओके, A के फेस को आपको इस वाली कंडीशन के लिए कहाँ पे करना पड़ेगा, इनसाइड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इस वाली कंडीशन के लिए A के फेस को आपको इनसाइड करना पड़ेगा, और फिर A के राइट में सेकंड कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। यहाँ पे आप H लिख सकते हो। ओके, सेम इस वाली कंडीशन के लिए अगर मैं इनसाइड फेस कर देता हूँ A का, यहाँ पे अगर मैंने इनसाइड फेस कर दिया तो A के राइट में तो यहाँ पे F ऑलरेडी बैठा है सेकंड, तो A का फेस आउटसाइड हो जाएगा, और आउटसाइड सेकंड मतलब H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यही लिखा हुआ है H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A। फिर लिखा हुआ है कि C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, C जो है वो H के लेफ्ट में थर्ड बैठता है, H के लेफ्ट में थर्ड। ओके, फर्स्ट वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने H का फेस आउटसाइड किया तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे देखो, मान लो H का फेस आउटसाइड है, तो इसे थर्ड काउंट करोगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो इसको आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। अगर आपका मान लीजिए इनसाइड आउटसाइड की बजाय इनसाइड फेस किया हुआ है, तो अगर आप H के लेफ्ट में थर्ड काउंट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो H के लेफ्ट में थर्ड ऑलरेडी D लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखोगे H के लेफ्ट में आपको कहाँ पे जाना है, थर्ड जाना है, क्योंकि लिखा हुआ है C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। तो अगर आउटसाइड फेस करोगे तो थर्ड, तो यहाँ पे ऑलरेडी D लिखा हुआ है, इसका मतलब H को इनसाइड फेस करना पड़ेगा, और H का इनसाइड फेस करोगे तभी देखो 1 2 और 3 पे कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। ओके, अब लिखा हुआ है कि E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, G के इमीडिएट राइट में बैठता है। अभी एक सेकंड में ये जो एक्स्ट्रा डाटा था इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये तो गलत हो गई कंडीशन, तो इसको यहाँ पे हमने गलत कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब, E सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, G के बिल्कुल राइट में कौन बैठता है, E बैठता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके से डायरेक्शन करके आप शो कर सकते हो। G के बिल्कुल राइट में कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। ओके, अब एक ही कंडीशन बची है G और E के लिए, यहाँ पे देखो, लेकिन G कहाँ पे होगा और E कहाँ पे होगा, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि इनके फेस के डायरेक्शन हमें पता नहीं है। अगली लाइन में क्या लिखा गया है, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, D जो है वो E के लेफ्ट में थर्ड बैठता है, E के लेफ्ट में थर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, E के लेफ्ट में थर्ड, इस तरीके से आप कह सकते हो कि E के लेफ्ट में जाना पड़ेगा तो 1 2 और यहाँ पे D आ जाएगा थर्ड। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि D के राइट में थर्ड कौन बैठा है, E बैठा है। दोनों एक ही बात है। E के लेफ्ट में थर्ड कौन है, D है, ये हमें क्वेश्चन ने बताया। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि D के राइट में थर्ड कौन बैठा है, E बैठा है। तो D के राइट में थर्ड, तो देखो D का अगर फेस आप आउटसाइड करोगे, यहाँ पे देखो D का फेस अगर आप आउटसाइड करोगे तो इसके राइट में थर्ड तो H आया हुआ है, इसका मतलब D का फेस इनसाइड करना पड़ेगा, और इसके राइट में थर्ड कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। लेकिन एक और डायरेक्शन आपको दे दिया इसने कि E के लेफ्ट में, E के लेफ्ट में थर्ड है ना, तो E का फेस किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तभी तो E के लेफ्ट में थर्ड यानी कि 1 2 और थर्ड पे कौन आ जाएगा, D आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और E और G का रिलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसके बिल्कुल पास में आप G लिख दो, और क्या बोला गया है कि G के बिल्कुल राइट में कौन है, E है, तो G के बिल्कुल राइट में, तो G का फेस किस तरफ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो G के बिल्कुल राइट पे कौन हो जाएगा, E हो जाएगा। लेकिन अभी भी F और C का फेस बचा हुआ है, इसको कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो अगली लाइन पढ़ो। D फेसेस द सेम डायरेक्शन एज H, D जो है वो H वाली डायरेक्शन को ही फेस करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम डायरेक्शन आपने देख ली। वैसे तो ये क्वेश्चन में भी दिया गया था, नहीं तो हमने यहां से भी इस चीज को फाइंड कर लिया कि अगर E के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है, D बैठा है, तो D के राइट में ऑब्वियसली बात है थर्ड कौन होगा, E होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है कि F सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, F जो है वो C के इमीडिएट राइट पे बैठता है। तो सर F यहाँ पे है, C यहाँ पे, इमीडिएट राइट कब होगा, जब C का फेस आउटसाइड होगा, तभी तो इसके इमीडिएट राइट पे F हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगली लाइन, F एंड G टेक सेम डायरेक्शंस, F और G जो है वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, तो F और G, तो G का फेस आउटसाइड है तो F का फेस भी किस तरफ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पजल, आप देख सकते हो।
कुछ लोगों का फेस इनसाइड था, कुछ लोगों का फेस आउटसाइड था। हमें नहीं पता था कितने लोगों का फेस इनसाइड है, कितने लोगों का फेस आउटसाइड है, कौन ऐसे पर्सन है जिनका फेस इनसाइड है या आउटसाइड है, हमें नहीं पता था। लेकिन अब हम बता सकते हैं इनसाइड कितने, देखो ई इनसाइड है, डी इनसाइड है और एच इनसाइड है। तो 8 में से 3 लोगों का जो फेस है वो इनसाइड है, और बाकी के जो 5 है लाइक ए बी सी एफ एंड जी, इनका फेस जो है वो आउटसाइड है। क्लियर है? बना लोगे क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक स्क्वायर टेबल लिया है। इस बार सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड और स्क्वायर बेस्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी जो आपके बेसिक्स थे दोनों के मैंने आपको बता दिए, सर्कल के तो इनसाइड फेस वाले भी आउटसाइड फेस वाले भी। अब नेक्स्ट जो मॉडरेट लेवल का होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करेंगे, लाइक एक वेरिएबल उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है कि 8 स्टूडेंट्स A B C D E F G and H आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल के वो चारों तरफ बैठे हुए हैं। इन सच अ वे 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स व्हाइल 4 ऑफ देम सिट इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड। और 4 जो है वो मिडल में बैठे हैं और 4 जो है कॉर्नर पे बैठे हैं। कैसे बैठे हैं चलिएगा मैं आपको बैठा के दिखा देता हूँ। करें क्वेश्चन को सॉल्व। तो एक स्क्वायर टेबल है तो 2 स्क्वायर बना लो आप। 2 स्क्वायर क्यों बना लिए? 2 कंडीशन लेके चलनी है आपको, हमेशा ही मैंने बताया जैसे। ठीक है, एक छोटा बन गया एक बड़ा बन गया, चेंज कर देते हैं फिर से। ठीक है, इस पे क्या लिखा गया था कि 4 लोग तो ऐसे हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं। तो कॉर्नर कौन सा होता है? कॉर्नर सर ये होता है कॉर्नर। ओके, इसको कहते हैं कॉर्नर। ये चारों के चारों मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये आपके कॉर्नर्स होंगे उस टेबल के, स्क्वायर टेबल के ये कॉर्नर्स होंगे। कॉर्नर्स पे बैठे, जबकि 4 जो है वो मिडल पे बैठे। तो मिडल वाले कहाँ पे होंगे? मिडल वाला एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक मिडल वाला यहाँ पे होगा, एक मिडल वाला यहाँ पे होगा। ठीक है जी सर। इस तरफ भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। 4 पर्सन को आप कॉर्नर पे बैठाओगे और बाकी के 4 पर्सन को आप यहाँ पे बीच में बैठाओगे। अब क्या बोला गया है कि द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेस द सेंटर एंड फेसिंग आउटसाइड। एक वो द वन हु इज सिट एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे बैठता है, फेस द सेंटर, वो सेंटर की तरफ फेस किए हुए। तो सर कॉर्नर पे कितने लोग बैठे हैं आपके? यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे ये बैठा हुआ, तो इसका फेस इनसाइड होगा। देख के बता सकते हो आप। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, एक सेकेंड। आप थोड़ा डार्क ज्यादा हो गया ये, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये इनसाइड फेस किए हुए, यही बोला उसने कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका जो फेस है वो किस तरफ है? इनसाइड है। और जो सेंटर पे बैठे हैं उनका फेस कहाँ पे है? आउटसाइड है। यही बोला गया है पूरे के पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैंने दोनों का फेस बना दिया। कॉर्नर पे जो बैठे हैं उनका फेस इनसाइड है तो आप इनसाइड बना दो इनका फेस, और जो बीच में बैठे हैं उनका फेस जो है वो आउटसाइड है। ये कंप्लीट हमने बना लिया, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था वैसा हमने लिख लिया। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था द वन हु सिट एट कॉर्नर फेस द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठा है वो सेंटर को फेस किए हुआ है, और जो मिडल पे बैठा है, जो बीच में बैठा है, वो बाहर की तरफ फेस किए हुए है। यहां से आपका अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है। ए हु फेसेस द सेंटर, ए जो सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो सेंटर की तरफ फेस किए हुए 4 पर्सन है, तो मैं मान लेता हूं कि ए मेरा यहाँ पे मिल गई मुझे लीड, मैंने स्टार्ट कर लिया। समझ गए होंगे आप लोग। A who faces the center sits third to the left of F, वो F के लेफ्ट में थर्ड बैठता है। F के लेफ्ट में थर्ड, तो F के लेफ्ट में थर्ड अगर मुझे बैठाना है तो आप इस तरीके से बैठा सकते हो सर, F के लेफ्ट में थर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि F यहाँ पे लिखूंगा तभी F के लेफ्ट में थर्ड, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा A। F के लेफ्ट में थर्ड हो जाएगा कौन? A हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी कहाँ लिख दोगे? F यहाँ पे लिख दोगे। अब क्या लिखा हुआ है? E who faces the center, E जो सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो सेंटर की तरफ तो सर अब 3 ऑप्शन है हमारे पास में, अब कहाँ पे ये आएगा हमें पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। E who faces the center is not an immediate neighbor of F, F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब E जो है वो यहाँ पे भी नहीं आएगा इस कॉर्नर पे, E जो है वो इस कॉर्नर पे भी नहीं आएगा। तो E के लिए सिर्फ एक ही कॉर्नर बचा, क्योंकि E का फेस जो है वो इनसाइड है, सेंटर की तरफ है। समझ गए आप? तो यहाँ पे भी E नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो E जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे देखो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन F एंड G, F और G के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठता है।
तो देखो अभी तक तो आपकी दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो सेम चल रही है, लेकिन इस वाली लाइन पे आके आपकी कंडीशन जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, क्योंकि एफ और जी के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो मे बी कि एफ और जी के बीच में एक पर्सन, तो जी यहाँ पे होगा, ये वाला बीच वाला पर्सन होगा। मे बी कि जी जो है यहाँ पे होगा, ये बीच वाला पर्सन होगा। ओके, दोनों में आपको जो जी है वो श्योर हो गए हो आप कहाँ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब दोनों कंडीशन आपकी अलग अलग हो गई है। अब नेक्स्ट लाइन रीड करो। डी के बारे में जानकारी दी हुई है, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो बी के राइट में सेकंड बैठता है, लेकिन बी कहाँ पे है हमें नहीं पता। अगली लाइन में कहा गया है कि बी फेसेस द सेंटर, बी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। सर बी का फेस अगर सेंटर की तरफ है तो बी जो है वो इस कॉर्नर पे हो सकता है, बी जो है वो इस कॉर्नर पे भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी दोनों कॉर्नर पे से कहीं पे भी हो सकता है। और बी के राइट में सेकंड कौन बैठता है, डी बैठता है। ये आपको डाटा दिया गया था कि बी के राइट में सेकंड कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ओके, तो अगर मैं इस वाली कंडीशन पे मान लीजिए बी को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बी को मैंने अगर यहाँ पे बिठाया तो बी के राइट में सेकंड, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है चुका है, नहीं बैठेगा। इसका मतलब बी को यहीं पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि बी का फेस सेंटर की तरफ है, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अब डी आ जाएगा। सेम इस वाली कंडीशन की बात करें तो बी को अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके राइट में सेकंड ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो बी मेरा यहीं पे आएगा और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। चलिएगा, अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूं तो सी के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे, या तो सी यहाँ पे आएगा या तो सी यहाँ पे आएगा, और कहीं पे नहीं आ सकता, क्योंकि बाकी जो जितने भी जगह थी वो ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी है। तो लेकिन दोनों ही पोजीशन पे यहाँ पे तो सी जो है वो ए का पड़ोसी हो गया, लेकिन लाइन पे क्या गया था, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी आपकी। क्लियर है, समझ गए आप किस तरीके से गलत हुई, क्योंकि सी जो है वो ए का पड़ोसी बन गया दोनों ही कंडीशन पे। ओके, हटा दूं मैं इसको ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो अब अगर सी जो है वो ए का पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है, सी बिल्कुल आ सकता है। अब जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दो। देखो ए आपने लिख दिया तो ए को हटाओ, बी भी आपने लिख दिया, सी को भी आपने यूज किया है, डी को भी किया है, ई भी किया है, जी और एच भी आपने यूज कर लिया। आपने सॉरी एफ यूज कर लिया, एच को आपने यूज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एच लिख दोगे। तो बचा हुआ जो एच था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, सेम आपके जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था उसी की तरह पे है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत ज्यादा चेंज मैंने नहीं किया, सिर्फ एक चेंज किया है कि इसमें जो इनसाइड फेस किए हुए सेंटर पे थे, सॉरी इनसाइड फेस किए हुए कॉर्नर पे थे ना, इसमें इनसाइड फेस किए हुए जो है वो सेंटर पे बैठे हैं। ओके, आप क्वेश्चन को रीड करो एक बार, खुद से एक बार ट्राई करो क्वेश्चन का, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता। देखिएगा 8 पर्सन, इनके नेम आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स, उनमें से 4 जो है वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, एंड रिमेनिंग आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ द टेबल, और बाकी के जो है वो टेबल की जो साइड है उसके मिडल पे बैठे हैं। द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर से अवे फेस किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैं डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा देता हूँ, देखिएगा। ये आपका पहले वाली कंडीशन है, और यहाँ पे आपको दूसरे वाली कंडीशन इस तरीके से। जो कॉर्नर पे बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, कॉर्नर पे बैठे हैं उनके लिए क्या गया, द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से अवे यानी कि बाहर की तरफ, दूसरी तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ यानी कि बाहर की तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ देखते हैं। तो सबका फेस जो कॉर्नर में बैठे हैं वो कहाँ पे हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। और बाकी के जो पर्सन है सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड टेबल फेसेस टुवर्ड द सेंटर, वो सेंटर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन सबको आप कहाँ पे बना दोगे, सेंटर की तरफ बना दोगे। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लाइक इनके जो नेम लिखे हुए हैं वो इसी ऑर्डर में नहीं अरेंज होंगे, वो अलग अलग ऑर्डर में होंगे। ओके, यहाँ से आपका जो पजल है वो स्टार्ट हो रहा है। एफ सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, एफ जो है वो साइड, किसी मिडिल साइड पे बैठा है, मतलब उस टेबल की साइड के मिडिल पे बैठा है। तो मिडिल पे बैठा है तो हम यहाँ पे एफ को मान सकते हैं कि एफ यहाँ पे बैठा है, और मे बी कि एफ जो है वो यहाँ पे बैठा है। क्लियर है, दोनों में सेम ही आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि आपको दोनों कंडीशन एक साथ लेके चलनी है।
नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है कि n सिट्स एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v। n जो है वो v के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, लेकिन डायग्राम में ना तो v है हमारे पास में, ना हमारे पास में n है, और f को हम ऑलरेडी यहाँ पे रख चुके हैं। इसका मतलब अब हम लोग डायग्राम में इसको डायरेक्ट भी पुट नहीं कर पाएंगे, तो इसको साइड में लिख लेते हैं कि n जो है वो v के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन f एंड j। f और j के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। ओके, लेकिन f तो है हमारे पास में, तो मे बी कि वो 2 पर्सन f के लेफ्ट में होंगे, तो f के लेफ्ट में होंगे तो j यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो f के लेफ्ट में काउंट करोगे तो j यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है कि f के राइट में होंगे तो f का राइट जो है वो इस तरफ आके 2 पर्सन छोड़ के j यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, v सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ j। j के इमीडिएट राइट में, j का इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, v बैठा है, तो j के इमीडिएट राइट पे यहाँ पे देखो j का यहाँ पे आउटसाइड फेस है, तो इमीडिएट राइट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है v। यही बोला गया है कि v सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ j, और इस वाले कंडीशन पे v जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। एक यहाँ पे आपको रिलेशन दिया गया था कि v के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है, n बैठा है, तो v के बिल्कुल लेफ्ट में, तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे v यहाँ पे है, इसके बिल्कुल लेफ्ट में, यानी कि n जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाली कंडीशन पे v यहाँ पे है तो इसके बिल्कुल लेफ्ट में, यानी कि n जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्लियर है। अब जितना भी डाटा हमको दिया गया था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, और अभी तक हमारी कंडीशन गलत नहीं हुई, आपने एक चीज नोटिस की होगी, दोनों कंडीशन साथ में चल रही है। अब अगर कोई कंडीशन गलत होती है तो हम इजीली दूसरे पे स्विच कर जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप 2 कंडीशन लेके चला कर। लिखा क्या गया है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन s एंड n। s और n के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। ओके, पहले मैं एक्स्ट्रा चीजें जो है ये हटा देता हूँ। s और n के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, ये बोला गया 3 पर्सन सिट बिटवीन s और n। देखो n को चेक करो, फर्स्ट वाली कंडीशन पे n यहाँ पे है तो s कहाँ पे हो जाएगा, s मेरा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि n के राइट में आप काउंट कर लो 3 पर्सन छोड़ के s यहीं पे आएगा, और n के लेफ्ट में काउंट करके देख लो 3 पर्सन, s यहीं पे आएगा। सेम इस वाली कंडीशन पे n यहाँ पे है तो s यहाँ पे हो जाएगा, n के राइट में काउंट कर लो या n के लेफ्ट में काउंट कर लो, दोनों तरफ 3 पर्सन छोड़ के s जो है वो यहीं पे आएगा। अगली लाइन में क्या लिखा गया है कि m इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s। m जो है वो s का इमीडिएट नेबर है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे देखो s का इमीडिएट नेबर एक तो f बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इमीडिएट नेबर, और दूसरा m जो है वो यहाँ पे आ सकता है। लेकिन इस वाली कंडीशन पे तो s के दोनों तरफ कोई भी नहीं है, तो m तो 2 कंडीशन बन रही है, m तो दोनों पे आ सकता है, इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे m को। नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं, m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ j। m जो है वो j का पड़ोसी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली कंडीशन पे देखो m और j तो एक दूसरे के पड़ोसी बन गए, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत होगी। सेकंड वाली कंडीशन पे आप m को यहाँ पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ पे m और j क्या हो जाएंगे, पड़ोसी बन जाएंगे, इसी के लिए तो मना किया है, तो m को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप मेरे ख्याल से। एक्स्ट्रा चीजें हटा दूंगा, अब ये कंडीशन किसी काम की नहीं है, गलत हो गई, इसको हटा दो। ओके, तो ये हमारी कंडीशन सही है और इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, P फेसेस इनसाइड। P का जो फेस है वो इनसाइड है, ये लास्ट लाइन पे जाके हमें पता चला। तो P का फेस अगर इनसाइड है तो देखो 2 ही पोजीशन हमारे पास में खाली है, अगर यहाँ पे मैं P को लिख दूंगा तो आउटसाइड फेस हो जाएगा, तो P को मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब कौन बच गया, देखो F को आपने यूज कर लिया, बिल्कुल कर लिया, J को भी यूज कर लिया, क्या K को आपने यूज किया, K को आपने यूज नहीं किया तो K यहाँ पे ले दो। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आगे चलो, M को आपने यूज कर लिया, N को भी कर लिया, P को भी आपने यूज कर लिया, S को भी कर लिया और B को भी कर लिया, यानी कि K बचा था और अब आपने K को भी यूज कर लिया, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बन गई है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपके सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट और स्क्वायर बेस्ड जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें बनते हैं। एक वेरिएबल के साथ में हम लोग करेंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, और 2 वेरिएबल के साथ में भी मैं आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद में जो चीजें होंगी वो देखिए आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेंगे कि आप कितने प्रैक्टिस करते हो, उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए PDF भी प्रोवाइड करवा पाऊंगा। ओके, सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।